हेलो एवरीवन। तो यूनिट 6 हम शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 6 एक्चुअल में इकोनॉमिक सर्वे 25-26 और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 दोनों की बात मैंने करी थी आपसे। 25-26 के बारे में मैंने बताया था कि 25-26 से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अभी तक उसका इंग्लिश वर्जन भी नहीं आया है, तो बहुत कम संभावना है कि वहाँ से प्रश्न बनेंगे, लेकिन बन सकते हैं। एमपीपीएससी को कुछ पता नहीं है ना, प्रैक्टिकल अगर बात हम करें तो। वहीं अगर मैं बात करूँ 24-25 की, तो 24-25 की इकोनॉमिक सर्वे से ज़रूर प्रश्न बनेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को मैं निर्माण की बुक से पढ़ाने वाला हूँ, और निर्माण की बुक बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में जो स्टैटिक पोर्शन है, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे, इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड किया है इन लोगों ने। हम जैसे ही थोड़ा सा पढ़ते हैं हमको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि यूनिट 6 से एक्चुअल में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आपने चाहे कहीं किसी भी किताब से पढ़ा हो अब तक, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही लिया होगा अब तक, चैम्पियन स्क्वायर से पढ़ा हो, या फिर और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस मार्केट में बुक अवेलेबल है। मेरी जो धारणा है उस प्रकार की नहीं है कि मैं किसी कोचिंग का नाम ना लूँ। अगर मेरे को लगता है ठीक कि इसकी बुक अच्छी है तो मैं बिल्कुल नाम लेता हूँ उनका, है ना। हम कोई फुल फ्लेजेड कोचिंग तो कोई चला नहीं रहे हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे की कोचिंग की बुराइयाँ करें और इससे जो है अपने व्यूज़ बढ़ाएं, ऐसा नहीं है। मुझे जहाँ से जो ठीक लगती चीज़ें मैं उसकी बढ़ाई ज़रूर करता हूँ। तो आपने जहाँ से भी पढ़ा है अब तक, क्योंकि मार्केट में एक बुक अभी लेट आई है और इंग्लिश मीडियम की तो अभी आई भी नहीं निर्माण की, तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। जो भी आपने पढ़ा है ना अब तक, उसके नोट्स तो आपने बनाए ही होंगे। तो जैसे मैं पढ़ाऊँगा ना, तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेगी, थोड़ा सा क्या इंट्रोडक्शन बताना पड़ता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट शुरू कर रहे हैं। तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं वहाँ पे आप अपडेट कर लेना चैप्टर वाइज। तो उससे ये होगा कि आपको मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी आखिर में, और आखिर में रिवीजन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही हम एक सिंगल सोर्स, मतलब नोट्स की बता रहा हूँ, नोट्स तो देखो, बुक तो देखो आपने कोई दूसरी पढ़ी होगी, अभी मैं निर्माण पढ़ा रहा हूँ। तो अगर दोनों को कंबाइन करके आप एक ही सोर्स यानी एक ही नोट्स बना लोगे तो आपका रिवीजन आसान हो जाएगा। तो आपको यही करना है। ये बुक ज़रूर पढ़नी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये किताब बहुत अच्छी लिखी है इन लोगों ने। मैंने पढ़ी है, ये 3-4 चैप्टर तो मैंने पढ़ लिए हैं इसके। तो ये मैंने आकलन लगाया है कि किताब अच्छी। दूसरी बात, निर्माण आईएएस को इसका पूरा क्रेडिट जाता है संजय गुप्ता सर को। और ये किताब की पीडीएफ आप मुझसे मांग नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोई व्यक्ति अथाह मेहनत लगा के कोई किताब बनाता है और हम उसकी पीडीएफ बना के और आपको दे दें, ये मेरे आदर्शों के खिलाफ है और मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। ठीक, पहली बात, मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ दे दो ये मत बोलना। दूसरी बात ये है कि मैंने केवल पीडीएफ इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पढ़ाना है ना, और मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश एक आर्थिक परिदृश्य पहले चैप्टर से। थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज़ करूँगा मैं, कारण ये है कि इंग्लिश में बुक नहीं आई है, तो इंग्लिश मीडियम वालों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में पढ़ाने वाला था ये किताब, 5-6 लेक्चर मैंने वहाँ पे पढ़ा भी दिए हैं। लेकिन क्या है ना कि इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। जैसे यूनिट 8 में प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम आती है समझने में। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, और इसीलिए मैंने आप लोग के लिए यूनिट यहाँ पे लेके आई है। मेंटरशिप प्रोग्राम वालों के लिए मैं बता दूँ, ये पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसका रिवीजन बस मान के चलिए कि रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर आपका जहाँ से ख़त्म हो जाएगा वहाँ से आप अच्छे से सुनना। अभी के लिए आप रिवीजन भी करना है इससे, लेकिन इस लेक्चर से। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, तो अर्थव्यवस्था में हम देखो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन भी आता है। इकोनॉमी बेसिकली क्या है, पैसे के आसपास घूमने वाला, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल के आधार पे जो है प्रैक्टिकल चीज़ है। हम जहाँ भी आजकल मार्केट में जो भी करते हैं, जो भी मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बेसिकली वो मनी से रिलेटेड चीज़ ही नहीं आती है। संपत्ति हो गई कोई, वो भी हो गया। तो इकोनॉमी मेनली कंजम्पशन, प्रोडक्शन और उसका ट्रेड। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने कोई चीज़ प्रोडक्ट करी, मतलब ये करी, बनाई, है ना, मैन्युफैक्चर करी। जैसे मान लो लेस की कंपनी ने चिप्स का पैकेट मैन्युफैक्चर किया, तो वो उत्पादन में आता है, प्रोडक्शन किया उसका। अब वो क्या करेगा, अब वो मार्केट में उतारेगा, जो कि ट्रेड में आता है। तीसरा क्या होगा करेगा, फिर उपभोक्ता, हम लोग जाएंगे 20 रुपये 10 रुपये लेके और फिर उसको खरीदेंगे, तो वो कंजम्पशन हो गया, यानी उपभोग हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इकोनॉमी में मेनली यही आता है, प्रोडक्शन, उसके बाद ट्रेड और उसके बाद कंजम्पशन। ठीक, ट्रेड में हम बाहर भी कर सकते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे भारत से कोई चीज़ हमने बाहर भेजी तो वो एक्सपोर्ट है। अगर हमने विदेश से कोई चीज़ भारत में लेके आई तो वो इम्पोर्ट है ना। और डोमेस्टिक भी कर सकते हैं, जैसे एक राज्य से, जैसे मुंबई में कोई चीज़ बनी तो मध्य प्रदेश में भेजी ट्रेड करने के लिए, मध्य प्रदेश में बनी इंदौर में तो कोई चीज़ वो गुजरात में चली गई,
तो इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है, यानी स्टेट के अंदर भी हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और इंटर स्टेट भी हो सकता है, यानी दो स्टेट के बीच में भी हो सकता है, और इंटर कंट्री भी हो सकता है, यानी दो कंट्री के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल जिसको हम बोलते हैं। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तब हमने हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा था। ठीक है, ताकि विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आए, विदेशी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आए, इसके लिए एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। उसके बाद से हमारी इकोनॉमी बेसिकली हो गई है मिश्रित। मिश्रित यानी होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का भी उतना ही योगदान है जितना प्राइवेट सेक्टर का है। हाँ, कहीं कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल का भूमिका निभाती है, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट कंट्रोल तो है ही है, लेकिन हम चूँकि एक डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी है तो पब्लिक सर्विसेज पे डिपेंडेंट लोग हैं, तो सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ताकि वो कंट्रोल करके रखे सब चीज़ों को। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ है। और मध्य प्रदेश की अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश एक अल्प विकसित है, यानी डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड जिसको हम बोलते हैं, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी है मध्य प्रदेश। एक थोड़ा सा क्या है, अभी जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, जब से इन्वेस्टमेंट्स प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर हम कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तब से थोड़ा सा क्या है, निवेश बढ़ा है मध्य प्रदेश में। लेकिन इसके पहले तो मध्य प्रदेश में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल वे में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। कई बार आपने मेंस में क्वेश्चन देखा होगा कि इंडस्ट्री के रूप में हम पिछड़े हुए क्यों हैं, इसके क्या कारण है, ये मेंस में आता है कई बार, है ना। तो हमने देखा है ये। तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। फिर एक सेकंड हाँ, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के टोटल एरिया का 9.38% है। यानी भारत का अगर पूरा एरिया 100% मान लूँ तो उसका 9% एरिया हमारे पास है। और क्षेत्रफल के आधार पे हम राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पे आते हैं, और जनसंख्या में हम 5वें स्थान पे आते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आप बता सको मुझे, तो टॉप 4 जो पॉपुलेशन में स्टेट आती है उनके नाम मुझे बता दो आप, 1, 2, 3, 4 रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, हमारी जनसंख्या 7.26 करोड़ है, जिसको मैं जब याद करता था तो ऐसे याद करता था 7, 26, 26, 809। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आ गया आपका तो आप बता पाओगे। 7.26 करोड़ मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश ने वर्ष 2028-29 तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमपीपीएससी की पीसी 2024 में क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए मैं ये किताब का फ़ैन हो गया हूँ। इस किताब वालों ने, इन्होंने क्या किया निर्माण वालों ने, कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ऐसा ब्लेंड किया है कि चैप्टर भी चलता रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके, और इससे आपके दिमाग में क्लियरिटी भी आएगी, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ताकि आप जब पढ़ें दूसरी चीज़ें भी तो आपके दिमाग में ये रहे कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश ने अपना जो जीएसडीपी है, एक्चुअल में जीडीपी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे जब 2025-26 पढ़ रहे हैं मैंने बता दिया। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, ग्रोस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद। यानी हम वस्तु और सेवा दोनों प्रकार के उत्पाद करते हैं। वस्तु मतलब होता है सामान, जो फिजिकली जो हम देख सकते हैं, है ना, छू सकते हैं। जैसे हम कोई भी हो गया, मान लो चिप्स का पैकेट ही हो गया, या बोतल बनाना हो गया, या कोई भी किताब बनाना हो गया, तो ये गुड्स है। गुड्स यानी वस्तुएं हैं। सर्विसेज में क्या होता है, जैसे मान लो कोई बैंक है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कोई पर्यटन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मोबाइल वाला अपनी मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड कराता है, सबके पैसे लगते हैं। तो ये कुल मिला के प्रोडक्ट जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों में हो सकते हैं, ठीक। तो और उनके भी अंतिम मूल्य मतलब बीच के नहीं। जैसे आप कोई बर्गर बना रहे हो, तो बर्गर बनाने में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें शुरू से आखिर तक लगती है, लेकिन अगर एक एक चीज़ जोड़ेंगे तो फिर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अंतिम रूप से जो बर्गर बनेगा उसकी वैल्यू हम देखते हैं, वैल्यू एडिशन की नहीं देखते हैं। जो भी, जैसे मान लो मैंने बर्गर बनाया, फिर अगले आगे भेज दिया, आगे वाले ने उसको फिर क्या किया, एक डब्बे में बंद कर दिया, तो उसका उसने वैल्यू एडिशन कर दिया। तो जब वो आखिरी स्टेज तक पहुंचता है जहाँ से वो डायरेक्ट कंजम्पशन को तैयार रहता है, वहाँ तक जो है हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। लेकिन हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हम अंतिम रूप से जो भी सामने आता है, जो डायरेक्टली उपभोक्ता को बेचने के लिए तैयार रहती चीज़, वही जोड़ते हैं, ठीक है। तो जीडीपी मतलब किसी भी देश या किसी भी राज्य, अगर राज्य की बात करें तो राज्य, किसी भी देश की बात करें तो देश की बाउंड्री के भीतर जो अंतिम रूप से वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है वो जीडीपी होता है, ठीक है। इसमें लेकिन
हम बाहर जो भारत के लोग रह रहे हैं वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और अगर हमारी बाउंड्री में कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई विदेशी कंपनी अगर वो प्रोडक्शन करता है तो भी हम उसको जोड़ते हैं। कुल मिला के एक घेरा बना लीजिए, उस घेरे के बीच में जो कि उस राज्य उस देश की सीमा है, उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है अंतिम वस्तु और सेवाओं का वो सब हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो कोई भारतीय कंपनी ने किया चाहे वो विदेशी कंपनी ने किया, बशर्ते कि वो विदेशी कंपनी भी भारत में रह के काम कर रही हो। जीएनपी लेकिन इसका अपोजिट होता है। जीएनपी में हम भारत में रह रहे विदेशियों का प्रोडक्शन घटा देते हैं और विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रोडक्शन जोड़ देते हैं। यानी कुल मिला के ये नागरिकता से रिलेटेड मान सकते हो आप इसको, जीएनपी को, कि भारत और भारतीय मूल के लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं वो जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उनको प्राप्त हो रहा है वो सभी हम इंक्लूड करते हैं जीएनपी में। और विदेशी अगर भारत में रह के कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम घटा देते हैं जीएनपी में। ठीक, ये जीएनपी हो गया, है ना। तो हम जीडीपी की बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश का जो स्टेट लेवल का जीएसडीपी, जीएसडीपी इसलिए बोलते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है ग्रोस और एक होता है नेट। नेट में हम क्या करते हैं, गिसावट की कॉस्ट घटा देते हैं। ठीक है, जो भी मतलब हमको नुकसान हो रहा है उसकी कॉस्ट घटा देते हैं तो वो नेट आता है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रोस सैलरी इतनी है लेकिन नेट सैलरी इतनी मिल रही है। जैसे ग्रोस सैलरी 45,000 है और 5,000 रुपये एनपीएस कट गया तो नेट कितना मिल रहा है, 40,000, तो वो नेट सैलरी है। ठीक है, तो ग्रोस और नेट में अंतर समझ में आया आपको, तो वो है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जीडीपी में से अगर जो नुकसान हो रहा है घिसावट की कॉस्ट अगर हटा दे तो एनडीपी बन जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे जीएनपी में से अगर घिसावट हटा देंगे तो एनएनपी बन जाएगा। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, क्या होता है बताइए, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है नेशनल इनकम। ठीक, और अगर नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूंगा तो बनेगा पर कैपिटा इनकम। ये बात याद रखना, भूल मत जाना। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही हम नेशनल इनकम के रूप में कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपकी मेंस में राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में पेपर 3 में पार्ट ए में यूनिट 1 में आपके डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको। और हमने हमारी जो मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है उसको टारगेट रखा है कितना, 2028-29 तक दोगुना करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी पीएससी के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। जीएसडीपी के बारे में मैंने बता दिया है। अब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम देखो, एक क्या होता है 2011-12 की तुलना अगर मैं 2025-26 से करूँ या 24-25 से करूँ तो वो तो प्राइस में तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है ना। 11-12 में कितनी इन्फ्लेशन थी और आज कितनी महंगाई बढ़ गई है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई देशी भाषा में। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको एक्चुअल प्राइस किसी चीज़ की जाननी है तो हम वहीं पहुँच जाते हैं 11-12 में, यानी इन्फ्लेशन हमने एडजस्ट कर ली यानी माइनस कर दी। और एक होता है करंट प्राइस जिसको हम नॉमिनल प्राइस भी कहते हैं, प्रचलित मूल्य जिसको हिंदी में कहते हैं, वो होता है आज की प्राइस कितनी है। और अगर उसमें से हम इन्फ्लेशन को घटा देंगे तो स्थिर मूल्य यानी 2011-12 हमने बेस ईयर लिया हुआ है तो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। समझ गए, दोनों याद रखेंगे। प्रचलित भाव पर जीएसडीपी की बात करें तो मुद्रास्फीति का समायोजन इसमें शामिल नहीं होता है। 2024-25 में जीएसडीपी 15.03 लाख करोड़ रुपए पहुँचा। ठीक, जो कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से 11% ज़्यादा है। ये भी याद रखना, 11% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिर भाव पे जीएसडीपी 11-12 की तुलना में अगर बात करूं यानी मुद्रास्फीति को समायोजन यानी माइनस करने के बाद तो 7.12 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि 23-24 वित्तीय वर्ष की तुलना में 6% ज़्यादा है। प्रचलित मूल्य पे 11% ज़्यादा है और स्थिर मूल्य पे 6% ज़्यादा है। समझ गए। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, यानी टोटल नेशनल इनकम से हम पॉपुलेशन को अगर डिवाइड करें तो एक आदमी कितना कमा रहा है वो होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक, वो अगर बात करूँ तो प्रचलित भाव पे अगर बात करूँ, देखो 11-12 में कितनी नेशनल इनकम थी हमारी, पर कैपिटा इनकम थी जब हम 2011-12 की बात करें मध्य प्रदेश की, तो होती 38,497 रुपये। ये रट लेना, ये 25-26 में भी यही रहेगी, 24-25 में भी यही रहेगी, क्योंकि 11-12 की है ये 38,497 रुपये। इसी से तुलना करेंगे हम तो 2024-25 में कितनी हो गई प्रचलित मूल्य पे, तो 1,52,615 रुपये। ठीक, ये याद रख लेना, इसको रट लेना, ये आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपेगा। और कई बार ऐसा होता है कि ये तुलना भी कराता है कि स्थिर भाव की तुलना में कितने गुना हो गई, तो आप इसको डायरेक्ट 1,52,615 को 38,497 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 4 गुना ये हो गई है। समझ गए। अब अगर बात करूँ स्थिर मूल्य पे तो 38,497 की तुलना में स्थिर मूल्य पे ये हो गई है 70,434 रुपये। ठीक, तो ये हमने देखा, ये हुई है 1.82 गुना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर वाली है 3.96 गुना और नीचे वाली है 1.82 गुना।
ठीक है। और इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, 2022 में आया था, तब की बात है कि 21-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पे 2011-12 आधार वर्ष में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, उस समय पे इतनी ही थी। आज कितनी है, तो आज 70,000 कितनी 434 रुपये। समझ गए, यानी 1.82 गुना। जीडीपी में स्थिति अगर हम बात करूं तो मई 2025 की घोषणा के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक, स्टार लगा हुआ है इस पर। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। किसको पछाड़ा है हमने, तो हमने जापान को पछाड़ दिया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि मध्य प्रदेश देश में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अग्रिम अनुमान 25-26 के आधार पर मध्य प्रदेश में प्रचलित भाव पे जीडीपी में 13% की वृद्धि हुई है। 25-26 की बात करें, लेकिन ये आपके काम की नहीं है अभी फिलहाल। जब हम 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े वहाँ पे जाके देखो आप और कंपैरिजन करके लिख लेना। जीडीपी विकास दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों फैक्ट की दृष्टि से। फिर मध्य प्रदेश अब सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है, जो देश की अर्थव्यवस्था में 4.6% का योगदान देता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश देश की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में 4.6% का योगदान देता है। अगर मेंस में यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर दिया ना भाई साहब, कमाल हो जाएगा, ठीक है, आपको नंबर खींच के देगा, क्योंकि ये होता है एग्जैक्ट चीज़ लिखना। वित्तीय वर्ष जनवरी दिसंबर की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। पहले ये मार्च अप्रैल था, जनवरी दिसंबर हो गया। अब अगर बात करूं जीवीए की, जीवीए के बारे में पहले भी बता चुका हूं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितना भी हुआ, अगर मैं उसको घटा दूं तो जितनी वैल्यू ऐड हुई है ये हमको पता चल जाएगा आउटपुट में से। जैसे मान लो मैंने चिप्स का पैकेट कंप्लीटली रूप से बनाने में 20 रुपये मैंने लगाए, 20 रुपये में मैंने बेचा, तो 20 रुपये आ गए, ठीक। तो ये आउटपुट कितना हुआ 20, लेकिन इसमें पॉलीथीन का कितना कॉस्ट आया, नाइट्रोजन जो गैस भरी हुई है उसका कितना कॉस्ट आया, चिप्स का कितना कॉस्ट आया, आलू चिप्स बनाने में कितना कॉस्ट आया, आलू का कितना कॉस्ट आया। तो ये सारे होते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, समझ गए। तो अगर मैं आउटपुट में से ये सारा घटा दूंगा तो मेरे को एक्चुअल में पता चल जाएगा कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, ठीक है। तो यही होता है ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आफ्टर रिमूविंग कॉस्ट ऑफ इनपुट, ठीक। और ये रियल कंट्रीब्यूशन दिखाता है, क्योंकि अब जैसे 20 रुपये का चिप्स का पैकेट है, उसमें से 10 रुपये तो लागत ही लग गई, तो फिर वो क्या इकोनॉमी को बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है वो तो, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ी है वो। फिर अगर मैं 10 रुपये लगा चुका हूँ तो मेरे को प्रॉफिट 10 रुपये का भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो एक्चुअल नहीं बता रहा है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिए हमको इंटरमीडिएट कॉस्ट को घटाना पड़ेगा। जीडीपी में ऐसा नहीं करते हम, जीवीए में करते हैं ऐसा, ठीक है। जीवीए जीडीपी में अंतर समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, प्राइमरी, द्वितीयक और टर्सरी का। प्राइमरी सेक्टर में जो पृथ्वी से हमको जो भी मिलता है, जैसे मिनरल्स हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब हम प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। दूसरे सेक्टर में हम लेते हैं उद्योगों को, और तीसरे सेक्टर में होती है सर्विसेज। तो पहला स्थिर मूल्य पे अगर मैं बात करूं तो स्थिर मूल्य पे वित्त वर्ष 2011-12 में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं, प्राइमरी सेक्टर का 33% था, द्वितीयक का 27% था और तृतीयक का 39% था। एग्जैक्ट इनके पीछे वाला आंकड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है भले आप, क्योंकि ये याद नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। 23-24 हमारे काम का नहीं है और हमारे केवल काम का है 24-25। तो ये हमने 11-12 की तुलना में देख लिया, 33%, 27%, 39%। अब हम बात करें स्थिर मूल्य पे तो 2024-25 में और प्रचलित मूल्य पे 2024-25 में। तो स्थिर मूल्य पे 33 से बढ़ के हो गया 35, 27 से घट के हो गया 24 और 39 से बढ़ के हो गया 40%, समझ गए। और प्रचलित मूल्य पे अगर बात करूँ तो 33 से बढ़ के 44%, 27 से घट के 19% और 39 से घट के 36%, समझ गए। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा योगदान है स्थिर मूल्य पर अगर बात करूँ तो सर्विस सेक्टर का, तृतीय क्षेत्र का, और अगर मैं प्रचलित मूल्य की बात करूँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का। एग्रीकल्चर नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, समझ गए। तो ये बात मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, इसको बार बार रटना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्ष 2024-25 में इसका योगदान 44% से घट के 44.36% हो गया। तो कोई काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। कितना घटा है ये कोई काम का नहीं, बस इतना याद रखो कि 2024-25 में कितना योगदान है, 44.36% है, समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है। ये एपी 2024 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के फेज 2 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से यानी सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, तीनों चीज़ें आती है एग्जाम में। इस क्षेत्र में विभिन्न उप क्षेत्रों का योगदान अगर बात करूँ, सबसे ज़्यादा योगदान फसलों का है। 24-25 में अगर बात करूँ तो 23-24 में तो ठीक है, हटाओ उसको। 24-25 में 30% योगदान तो किसका है, हाँ 30% योगदान अकेले फसलों का है। उसके बाद पशुधन आते हैं 7.45%, उसके बाद आता है खनन और उत्खनन 3.25%, वानिकी 2.19% और मत्स्य और जलीय कृषि 0.57%। सबसे ज़्यादा किसका है, फसलों का। सबसे कम किसका है, मत्स्यन और जलीय कृषि का। ये आ सकता है, ये आया ही हुआ है, देख लो एमपी कल्चर 2025 में कि 24-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए में सबसे कम योगदान मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर का रहा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा योगदान फसलों का रहा है। वानिकी और खनन, इन दोनों का योगदान को आप प्रीलिम्स में मेंस में यूज़ कर सकते हो। एक और बात, इसमें चेंजेस कितना आया, बढ़ा है या घटा है, तो देखो जो फसलें हैं उनका योगदान भी घटा है, पशुधन का बढ़ा है, वानिकी का घटा है, मत्स्यन का बढ़ा है, और खनन उत्खनन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। बाकी तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सबसे ज़्यादा वृद्धि 17% मत्स्यन में हुई है। उसके बाद सबसे जो कमी हुई है वो हुई है फसलों में 1.60%। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार धान की खेती के क्षेत्र में 7.85% की वृद्धि हुई है। देखो एक होता है एरिया, एक होता है प्रोडक्शन। एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 7.85% हुआ है, ठीक है। ये बात हो रही है धान के एरिया की। मक्का उत्पादन में 6.75% की बढ़ोतरी हुई, मसालों का उत्पादन 1.8% बढ़ा है। ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस धान और गेहूं का इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन का और दलहन और तिलहन का, तो ये याद रखना। 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण मिल चुका है, 7वीं बार 21 में मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ लिखा हुआ है, इसी में नेक्स्ट पेज पे मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड की बात करूँ तो 11-12, 12-13 और 14-15 इन तीनों साल कुल अनाज के उत्पादन के मिला। 13-14, 15-16 और 16-17 में कुल गेहूं के उत्पादन को क्षेत्र में मिला, और 17-18 में दालों में मिला। तो अनाज उत्पादन, गेहूं उत्पादन और दालों में मध्य प्रदेश को कुल मिला के 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। मध्य प्रदेश में अगर बात करूं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 652 ग्राम प्रतिदिन है, यानी एक दिन में एक व्यक्ति को 652 ग्राम दूध मिलता है। और मध्य प्रदेश का देश में दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है, यूपी। मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न, तिलहन और दलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है, शीर्ष उत्पादक नहीं है, ठीक है। शीर्ष उत्पादक तो केवल दलहन में है, उत्पादकों में से एक है, ठीक। ये भी जो दूध उपलब्धता वाला क्वेश्चन है, ये भी एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की 24-25 दोनों एग्जाम में आ चुका है। और एक और बात याद रखना कि देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो मध्य प्रदेश ही है। फॉरेस्ट की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट एरिया 94.69 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% है। देखो फॉरेस्ट एरिया अलग होता है, फॉरेस्ट कवर अलग होता है। फॉरेस्ट एरिया का मतलब होता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो भी फॉरेस्ट है वो सब फॉरेस्ट एरिया में आता है, और एक्चुअल में जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कवर में आता है, तो वो कम रहता है। तो 77.49 हज़ार वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है, जो कि राज्य का लगभग 25.14% है ना, और देश में सबसे ज़्यादा है। देश में प्रथम की बात करूं तो वनों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन करने वाला मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है, पहला है मध्य प्रदेश जिसने ऐसा किया। राज्य कृषि एवं मूल्य आयोग गठित करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। स्टेट लेवल का एग्रीकल्चर और जो CACP होता है ना, जो केंद्र में MSP डिसाइड करता है, वही राज्य ने भी बनाया अपना कृषि और मूल्य आयोग। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ऐसा कुछ है, मतलब CACP, मुझे नाम तो पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा, पर कृषि मूल्य और लागत आयोग है ना, CACP, ठीक है। इसको देख ही लेता हूँ, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP, तो वैसा ही राज्य का भी अपना। एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर जिले के आमला में स्थापित होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता उत्पादक हम ही हैं, लगभग 25%। देश का लगभग 25% उत्पादन हम करते हैं तेंदुपत्ता का। देश ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है, और सोयाबीन से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो इंदौर में है। भारत का पहला सोयाबीन का वायदा बाजार इंदौर में है, जो मार्केट होता है ना कमोडिटी मार्केट, वैसा देश की जैसे एक शेयर मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, तो ये कमोडिटी मार्केट है। देश की एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
सर्वाधिक अफीम मंदसौर नीमच में होता है। मध्य प्रदेश अनाजों की किस्मों की मैपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है कि हमारे यहाँ किस एरिया में किस प्रकार की किस्में मिलती है अलग अलग, जैसे गेहूँ सोयाबीन की अलग अलग किस्म होती है ना। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रदेश की पहली राष्ट्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला खुलेगी दमोह में। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रखता है ना। हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स लगभग सब डिजिटल हम कर चुके हैं। सर्विस जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, देखेंगे, देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है पहले लेक्चर में, उसी आधार पर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर को लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में कमेंट जरूर कीजिए, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर कर सको अपने वालों में तो शेयर ज़रूर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए मैं बांट रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।